मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह रावत। मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय से आया हूं। मैं इतिहास विभाग का अध्यक्ष था वहाँ। आज जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूं वो है वियना की संधि 1815 की। इस संधि का बहुत अधिक महत्व है। महत्व इसलिए इस संधि का क्योंकि 1815 में जब ये संधि हुई थी, इस संधि के पीछे महत्वपूर्ण कारण ये था नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का जब पतन हुआ तो यूरोप के जितने भी राजनीतिज्ञ थे उनके समक्ष ये समस्या उत्पन्न हुई कि किस तरह से नेपोलियन के अतिरिक्त साम्राज्य का विभाजन किया जाए, और 1815 की संधि में यही विभाजन किया गया। इस संधि का एक दूसरा महत्व ये भी है कि इस संधि के बाद लगभग 99 वर्षों तक यूरोप में कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया जिसमें संपूर्ण यूरोप या विश्व के लोगों को इसमें भाग लेना पड़ा हो। 1815 में संधि होती है वियना की, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। उससे पहले कुछ युद्ध अवश्य लड़े गए, जैसे क्रीमिया का युद्ध जो बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। 1870 में जर्मनी के और इटली के एकीकरण के लिए युद्ध लड़ा गया, लेकिन ये युद्ध में संपूर्ण यूरोप जो था वो प्रभावित नहीं हुआ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, 1918 में ये युद्ध समाप्त होता है, और उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि में यूरोप की शक्तियाँ हस्ताक्षर करती हैं, संपूर्ण शक्तियाँ, और उसके बाद 1939 में इतने अल्प समय में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस संदर्भ में अगर हम वियना की संधि को लें, उसका विश्लेषण करें, तो लगता है कि वियना की संधि, किसी भी संधि का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना होता है, तो शांति स्थापित करने में वियना की संधि महत्वपूर्ण रही। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नेपोलियन के पतन के बाद ही वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेपोलियन अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। नेपोलियन जब क्रांति हुई, क्रांति के बाद नेपोलियन का उदय प्रथम सलाहकार के रूप में हुआ, और प्रथम सलाहकार के रूप में नेपोलियन ने कई उल्लेखनीय कार्य किए। जैसे उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, चर्च के साथ समझौता किया जिसे कॉन्कोर्डाट कहते हैं, और जो संघर्ष चला आ रहा था सरकार और चर्च के बीच में, उस संघर्ष को उन्होंने समाप्त किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने लीजन ऑफ ऑनर प्रारंभ किया, और पेरिस को उन्होंने एक सुंदर नगर बनाया, उसका सौंदर्यीकरण किया, और इस तरह से पेरिस जो है यूरोप की सबसे खूबसूरत नगरों में उसका नाम आने लगा, और वहाँ पर काफ़ी पर्यटक भी आए। और नेपोलियन जब हारा, पराजित हुआ, और सेंट हेलिना में जब उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्युशैया में जाने से पहले उसने कहा भी था कि यदि मैं भविष्य में जाना जाऊँगा तो मैं अपने युद्धों के लिए नहीं, बल्कि मैंने जो नागरिक सुधार किए थे उन नागरिक सुधारों के लिए मुझे लोग जानेंगे। और यही कहा भी जाता है, इफ़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन वो एफिमेरल, हिज सिविलियन वर्क वाज बिल्ट अपॉन ग्रेनाइट। जिसका तात्पर्य यह है कि नेपोलियन की जो विजय यात्राएं थी वो क्षण भंगुर थी, बहुत जल्दी समाप्त हो गई। लेकिन नेपोलियन ने जो नागरिक कार्य किए, विशेष रूप से जो उन्होंने अपने कोड नेपोलियन बनाए, फ्रांस के लिए जो उन्होंने लिखित कानून प्रस्तुत किया, वो नेपोलियन को अमर कर गया है। लेकिन वही नेपोलियन जब एक विजेता के रूप में उभरना चाहता है तो उसकी पराजय होती है वाटरलू के युद्ध में, और उसके बाद वियना की संधि में हस्ताक्षर किए जाते हैं। वियना की संधि के 3 सिद्धांत थे। एक तो लेजिटिमेसी, अर्थात रास्ता का सिद्धांत, मतलब जो शासकों को या जिन राजवंशों को नेपोलियन ने गद्दी से हटा दिया था उन्हें पुनः स्थापित करना। दूसरा था बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जो बड़ा महत्वपूर्ण था। तीसरा ये था कि फ्रांस में पुनः नेपोलियन के वंशजों को स्थापित किया जाए, और साथ ही साथ फ्रांस की क्रांतिकारी विचारधारा जो है वो विचारधारा समाप्त हो जाए। तो ये 3 मुख्य रूप से सिद्धांत थे। तो कुछ मानों में तो कह सकते हैं कि वियना संधि सफल भी रही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 99 वर्षों तो कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक क्रांति का सवाल है, 1815 में वियना की संधि होती है, और 1830 में फ्रांस में पुनः क्रांति हो जाती है, और ये क्रांति के बाद पुनः गणतंत्र की स्थापना होती है। और ये क्रांति एक तरह से 1789 की फ्रांस की जो पहली क्रांति थी उस क्रांति का पूरक रूप था, और ये क्रांति एक नगर की कहानी थी। पेरिस में क्रांति हुई, और पेरिस में ही क्रांति का अंत हो गया, और राजतंत्र जो है वो समाप्त हो गया कुछ समय के लिए। इसीलिए ये कहा जाता है, हेज, इतिहासकार हेज ने कहा है, द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इज नोटेबल एज एन एक्ट ऑफ अ सिंगल सिटी। बिफोर द रॉयलिस्ट्स इन द प्रोविंसेस हैड टाइम टू ओपन द आईज, द इश्यू वाज डिसाइडेड अगेंस्ट द पेरिस बैरिकेड्स। तो ये 1789 की क्रांति की पूरक रूप 1830
1830 की क्रांति थी। फिर हम देखते हैं कि 1830 के बाद पुनः फ्रांस में क्रांति होती है, जिसको हम कहते हैं 1848 की क्रांति। ये क्रांति 1789 और 1830 की क्रांति का पूरक रूप थी। जनता में आक्रोश था, जनता परिवर्तन चाहती थी, जनता भुखमरी से मर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी फ्रांस की, और इस वजह से 1848 में क्रांति हुई। लेकिन ये क्रांति 1789 और 1830 की क्रांति से भिन्न थी। 1789 और 1830 की क्रांति का उद्देश्य था प्रजातंत्र, लेकिन ये जो थी 1848 की क्रांति, ये क्रांति समाजवादी क्रांति थी। और इस क्रांति का एक तरह से हम जनक कह सकते हैं लुई ब्लांक। लुई ब्लांक ने एक पुस्तक लिखी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, और इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य या इस पुस्तक की जो सेंट्रल थीम थी वो ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसे कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए, अर्थात एवरीवन शुड गेट अ जॉब, अर्थात हर आदमी जो है उसे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो ये इस क्रांति का नारा भी था एक तरह से। और इस क्रांति को सबसे अच्छे ढंग से जो एक्सप्लेन किया है वो अर्नेस्ट जोन्स ने किया है। 1848 की क्रांति की जो उद्देश्य था और क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे अर्नेस्ट जोन्स ने एक पोएम लिखी है। यद्यपि ये पोएम चार्टिस्ट आंदोलन के लिए है। चार्टिस्ट आंदोलन जो 1848 की क्रांति का ही एक प्रभाव था इंग्लैंड में, यह आंदोलन को हम बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। तो चार्टिस्ट आंदोलन में कहा गया था, द लैंड इट इज़ द लैंडलॉर्ड्स, द ट्रेडर्स इज़ द सी, द और द यूसरर कॉफर फिल्स, बट व्हाट रिमेन्स फॉर मी। इसमें कवि कह रहा है कि जो भूमि है, द लैंड, उसका स्वामित्व जो है वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास है। द लैंड इट इज़ द लैंडलॉर्ड्स। द ट्रेडर्स इज़ द सी, जो व्यापार है वो उन लोगों के हाथ में है। विशेष रूप से विदेशी व्यापार उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका था, साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद था। तो वे व्यापार जो है ये कुलीन घर के लोगों के पास है, उनका इसमें प्रभाव है। दी और द यूसरर कॉफर फिल्स, क्योंकि इस तरह की स्थिति हो गई है, हर चीज़ जो है वो बड़े लोगों के हाथ में चली गई है। तो गरीब आदमी वो इस तरह से पिस रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और वो उधार जो है ले रहा है, और जो उधार दे रहा है जो लोग, वो लोग निरंतर अमीर होते जा रहे हैं। फिर वो अंत में कहता है, आह्वान करता है, बट व्हाट रिमेन्स फॉर मी, अर्थात गरीब आदमी जो है उसके लिए क्या रह गया है। फिर दूसरा पैराग्राफ है इसका जो और इंटरेस्टिंग है, द कैंप, द पल्पिट एंड द लॉ, फॉर रिच मेन सन्स आर फ्री, देयर्स आर लर्निंग आर्ट्स एंड आर्म्स, बट व्हाट रिमेन्स फॉर मी। फिर कवि कह रहा है, द कैंप, कैंप मतलब आर्मी, आर्मी के जितने भी जॉब हैं, सेना के जितने भी जॉब हैं, वो सब उन लोगों के हाथ में आ गए हैं जो बहुत रिच हैं या बड़े लोगों के हाथ में हैं। द कैंप, द पल्पिट एंड द लॉ, पल्पिट मतलब उस स्थान को कहते हैं जहाँ से पादरी सरमन्स देता है, भाषण देता है। तो पादरी वर्ग में भी जो उच्च वर्ग हैं पादरी वर्ग के, वो बड़े पादरियों के हाथ में चले गए हैं। फिर वो कहता है, द कैंप, द पल्पिट एंड द लॉ, लॉ मतलब कानून, न्याय व्यवस्था जो है ये भी अमीर आदमियों के हाथ में है। There's are learning arts and arms, but what remains for me, मतलब गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं रह गया, शिक्षा जो है वो भी केवल बड़े आदमियों के हाथ में है। तो इस तरह से बड़े लोग जो हैं, अमीर लोग हैं, वही अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। फिर अंत में जो लास्ट पैराग्राफ है वो बड़ा रोचक है, क्योंकि उसमें पोएट जो है वो क्रांति का आह्वान कर रहा है। वो कहता है, द कंबाइनिंग होप द फ्यूचर डे, द कंबाइनिंग होप द फ्यूचर डे, व्हेन रॉन्ग्स टू राइट्स शैल बाउ, and hearts that have the courage man to make the future now। तो एक कहता है कि विप्लव, क्रांति, आमूल चूल परिवर्तन जो है वो ही व्यवस्था को बदलेगा, और इसके लिए पोएट जो है वो क्रांति का आह्वान करता है। वो कहता है, द कंबाइनिंग होप द फ्यूचर डे, एक ऐसा समय आएगा जब हम सब लोग, गरीब लोग, हम मजदूर वर्ग जो है वो परिवर्तन की बात करेगा। सब मजदूर जो हैं वो एक हो जाएंगे और परिवर्तन करेंगे, क्रांति करेंगे, विप्लव करेंगे, और जो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा उससे ही आम आदमी, गरीब आदमी जो है उसके स्थिति में सुधार आएगा। तो ये सबसे अच्छी कविता है जिसमें 1848 की क्रांति को बताया गया है। 1848 की क्रांति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये रहा है कि इसने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। जैसे मैंने अभी बताया, चार्टिस्ट आंदोलन 1848 में, चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। इसे चार्टिस्ट आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीब जनता ने सरकार को चार्टर दिया और वोट करने का अधिकार उन्होंने मांगा, अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने की बात की। तो जिस तरह से यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में हर जगह आंदोलन हुए
चार्टिस्ट आंदोलन, 1848 की क्रांति, समाजवादी क्रांति, ये संपूर्ण विप्लव ने यूरोप को प्रभावित किया और यूरोप की जनता जो थी वो क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आह्वान करने लगी, क्रांति की बात होने लगी। और फिर 1848 की क्रांति के बाद हम देखते हैं कि 1870 में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र बनता है और ये गणतंत्र स्थायी है। तो इस तरह से 1789 की जो क्रांति है उसका दूसरा पूरक रूप है 1830, 1830 के बाद 1848 और अंततोगत्वा 1870 में जब फ्रांस में तृतीय गणतंत्र बन जाता है तो ये गणतंत्र स्थायी होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1789 की क्रांति 1789 में प्रारंभ होकर 1870 में पूर्ण होती है।